Hello students, this video lecture is about glycolysis part 2. Glycolysis part 1 में हमने बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और एक ओवरव्यू जो होता है ग्लाइकोलिसिस का उसके बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल्ड में देखेंगे। स्टेप्स कितने होते हैं इसमें, देयर आर 10 रिएक्शंस। उन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, उनके रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और एनर्जी स्टेटस क्या है, कोई डिजीज़ है अगर इससे रिलेटेड तो वो क्या है, उन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये समझा था कि ग्लाइकोलिसिस के दो फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ होता है, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। दोनों ही फेजेस में 5 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस स्लाइड इज शोइंग अबाउट द प्रिपरेटरी फेज। इस फेज में हम क्या कर रहे होते हैं कि ग्लूकोज से वन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो आपके दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के बने होते हैं। और इस पूरे जो फेज होती है इसमें दो मॉलिक्यूल एटीपी के हमारे सिस्टम के जो है वो एक्सपेंड होते हैं। दिस इज द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये आपके दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। सो वी कैन से दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is converted through some sequential reactions into 2 molecules of pyruvate। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका 6 कार्बन का होता है, जबकि पायरुवेट आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। और इस पूरी प्रोसेस में हमें सिस्टम को 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH के जनरेट होते हैं। तो इन टोटलिटी अगर हम देखें तो देयर आर गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो है आपके हेक्सोकाइनेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोकाइनेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हेक्सोकाइनेजेस जो हैं, काइनेज एंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके फॉस्फोराइल ग्रुप के ट्रांसफर से रिलेटेड होते हैं। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स आपके जितने भी हेक्सोजल शुगर होते हैं, आप बात कर सकते हैं ग्लूकोज की या फ्रक्टोज की, आइडोज की, ये सारी जो भी आपकी 6 कार्बन शुगर्स होती हैं उन सभी में काम आता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम ग्लूकोज के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आपके ग्लूकोकाइनेज होते हैं। ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिकली ग्लूकोज के लिए होते हैं, इसी तरह से फ्रक्टोकाइनेज होते हैं जो कि स्पेसिफिकली फ्रक्टोज के लिए होते हैं। लेकिन हेक्सोकाइनेजेस जो होते हैं ये आपके सभी तरह की जो 6 कार्बन शुगर्स होती हैं उनके लिए होते हैं। तो ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज ये क्या होते हैं, ये आपके आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सिमिलर रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी लोकेलिटी अलग अलग हो सकती है, उनका फिजिकल जो एक पैरामीटर्स हैं वो अलग हो सकते हैं। सो हेक्सोकाइनेजेस जो होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप जो है ये इसकी 6th पोजीशन पे अटैच होता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के रिएक्शंस के लिए हमेशा मैग्नीशियम एक कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। मैग्नीशियम हमेशा अटैच रहता है इनके साथ। सो ये आपका एक वो रिएक्शन है जहाँ पे आपको ATP देना पड़ता है। दिस इज रेगुलेटरी स्टेप। यहाँ पे आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। अगर आपने ATP को प्रोवाइड नहीं कराया या आपने मैग्नीशियम को प्रोवाइड नहीं कराया तो आप इस रिएक्शन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है इसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोफॉस्फेट आइसोमरेज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो सकते हैं आपके, ये आइसोमराइज हो सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड मैग्नीशियम फॉर इट्स एक्टिविटी। पिछले रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेल्टा जी कैसा नज़र आ रहा है, डेल्टा जी इज नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा जी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर नेगेटिव डेल्टा जी है तो इट मीन्स रिएक्शन विल अकर इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। स्पॉन्टेनियसली ये होती है, सिस्टम इसको फेवर करता है। लेकिन जो नेक्स्ट रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी क्या है, डेल्टा जी कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी, सिस्टम इसको फेवर नहीं करता। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी यहाँ पे आपके दोनों जो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है या ऑलमोस्ट 0। सेकेंड रिएक्शन जो है यहाँ पे दिस इज द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज
ये आपका एक रेगुलेटरी एंजाइम है और जहाँ से आप इस एंजाइम को इस पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज ऑल्सो नॉन एज PFK1 कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो एंजाइम्स होते हैं, PFK1 एंड PFK2। तो आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि दिस इज द एंजाइम PFK1। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्ट होना पूरी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअली जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक कमिटेड स्टेप जैसा शब्द यूज़ में लिया था। दिस रिएक्शन इज अ कमिटेड स्टेप फॉर ग्लाइकोलिसिस, यानी यहाँ पे आप ग्लाइकोलिसिस को कमिट कर सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब बदल जाता है तो अब रिएक्शन जो थी वो ग्लाइकोलिसिस ही रन होगी, इसके अलावा आप कुछ हो नहीं सकता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो पहले बने हैं, दे हैव ऑल्टरनेटिव फेट, ये आगे किसी दूसरे प्रोसेस में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है तो उसके बाद में सेल को ग्लाइकोलिसिस को ही रन करना जरूरी हो जाता है। तो दिस इज अ कमिटेड स्टेप एज वेल एज दिस इज अ रेगुलेटरी स्टेप। यहाँ पे आप जो भी सबस्ट्रेट है, मॉलिक्यूल है, एनर्जी है, यानी एटीपी का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, ठीक है, एटीपी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ हायर अमाउंट, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, इस रिएक्शन को आप रोक सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कैसा है, डेल्टा जी इज नेगेटिव, यानी ये सिस्टम के थ्रू फेवर की जाती है। सेकेंड स्टेप जो प्रिपरेटरी फेज की है, दैट इज द एल्डोलिस रिएक्शन। यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है इसका डिग्रेडेशन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच, जिससे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन के, डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये जो कि 6 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सिस एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन है, दिस इज क्लियरली शोइंग दैट डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, एंड ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज की वजह से ये दोनों एंजाइम्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आपका टूट चुका है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। सो आगे की जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनको आप ध्यान में रख के चलेंगे कि यहाँ पे अब आप 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अभी तक आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। This is the first stage, first reaction of payoff phase. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो NAD है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, तो NAD हमारे क्या थे, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। डिहाइड्रोजनेजेस क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करते हैं, मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी को क्वेंच करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो भी एनर्जी प्रेजेंट थी उसको डिहाइड्रोजनेजेस ने क्वेंच करी और किसे प्रोवाइड करी, NAD को। एंड दिस NAD फर्दर रिड्यूस किसमें हुआ, NADH2 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है एनर्जी, हाइड्रोजन के फॉर्म में भी हो सकती है एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन को क्वेंच किया और NAD जो है वो रिड्यूस हुआ किसमें, NADH2 में। तो NADH2 क्या है, ये फिर फर्दर आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस आगे चलती हैं और फिर NADH जो है ये फर्दर आपको ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं with the help of oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, substrate level phosphorylation, I have been discussed earlier in my first video lecture. 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का जो प्रोडक्शन है दैट इज एक्चुअली इज नॉट फेवर्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज डेल्टा जी जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो सिस्टम के थ्रू ये जो है फेवर नहीं की जा सकती है। सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज एंजाइम जो हमने थर्ड टाइम ले रहे हैं, इससे पहले हमने ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज देखा और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज देखा। दिस इज थर्ड काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। वहाँ पे जो आपके काइनेजेस थे वो क्या कर रहे थे, ATP को यूटिलाइज कर रहे थे।
ठीक है, एटीपी वहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था, जबकि यहाँ पे काइनेज क्या कर रहे हैं, आपके एटीपी बना रहे हैं, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस करवा रहे हैं। सो एक्चुअली दे आर वर्किंग अगेंस्ट देयर नेचर। काइनेजेस क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर करके एटीपी से फॉस्फोलिपिड को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर वर्किंग अगेंस्ट देयर नेचर, मीन्स यहाँ पे ये एटीपी को सिंथेसाइज करवा रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा जी कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यानी ये सिस्टम के थ्रू फेवर की जाती है। तो जो इससे पहले वाली रिएक्शन हमने देखी थी और ये वाली रिएक्शन, इन दोनों में आप क्या देख सकते हैं, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इससे पहले वाली रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोडक्ट की तरह था, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहा है। तो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इज एक्चुअली वर्किंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द टू रिएक्शंस। तो यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शंस का अगर हम सम देखें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, तो दोनों रिएक्शंस का जो सम है वो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, यानी इन टोटलिटी बोथ रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय द सिस्टम। दोनों ही रिएक्शंस कैसे होती हैं, इन टोटलिटी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मानी जाती है। मैग्नीशियम यहाँ पे एक आपका कोफैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे आपने एटीपी का प्रोडक्शन बिना ऑक्सीडेशन के हुआ है, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के यूज़ किए हुए, यानी सबस्ट्रेट में इटसेल्फ इतनी एनर्जी थी कि वो आपकी एटीपी को जनरेट कर सकता है। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट आपके हायर एनर्जी कंपाउंड में आते हैं। बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको आप हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में हम दो मॉलिक्यूल्स ऐसे देखेंगे जो कि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसमें से आपका एक मॉलिक्यूल है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, ये आपके हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये अपने लेवल पे यानी सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, यानी फॉस्फोग्लिसरोमेटेज की वजह से क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन में चेंज आता है। 3 पोजीशन से ये थर्ड पोजीशन से ये सेकेंड पोजीशन में ट्रांसफर होता है। Next reaction, 2-phosphoglycerate get converted into phosphoenol pyruvate with the help of enolase enzyme. Enolase enzyme जो होते हैं ये आपके डिहाइड्रेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का प्रोडक्शन होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपके हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोलिसिस दैट इज हायर एनर्जी मॉलिक्यूल। तो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होने की वजह से ये अपने लेवल पे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं एंड दिस इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, सबस्ट्रेट में एनर्जी सफिशिएंट होती है इस वजह से। तो आप एटीपी का प्रोडक्शन देख रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पायरुवेट का सिंथेसिस हो रहा है। दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और एंजाइम जो है यहाँ पे होते हैं आपके पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज अगेन मैग्नीशियम और पोटेशियम कोफैक्टर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम पायरुवेट काइनेज। इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करके हम पूरे ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो जितने भी जो भी आपके जो को फैक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, अगर हम इनको इनहिबिट कर दें, पायरुवेट काइनेज की अगर हम किसी तरह से एक्टिविटी को मोल्ड कर दें, तो उससे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो पूरा ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है ये आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन के होते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन के होते हैं। अगेन डेल्टा जी आप देखेंगे हाईली नेगेटिव, यानी ये सिस्टम के थ्रू आपके फेवर की जाती है। दिस इज द समरी ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की समरी देखते हैं तो एक्चुअली में 3 रिएक्शंस ऐसी होती हैं यहाँ पे जो कि इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। तो 3 रिएक्शंस आर हियर दैट आर इरिवर्सिबल। बाकी सभी रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। तो जो 3 रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं उनके थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का कन्वर्जन और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का कन्वर्जन। ये आपके 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी ग्लाइकोलिसिस में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइन पुट किए हुए हैं इरिवर्सिबिलिटी का।
देखिए फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है एंड 10th स्टेप इरिवर्सिबल है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं इसमें सभी कैसे होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल सिस्टम के खर्च हो रहे हैं, लेकिन पे ऑफ फेज में टोटल 4 मॉलिक्यूल्स एटीपी के और टोटल 2 मॉलिक्यूल्स NADH के जनरेट होते हैं। तो इन टोटलिटी अगर आप कहें गेन की बात, तो हमें गेन होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, हमें गेन होते हैं एटीपी के और 2 मॉलिक्यूल्स NADH के गेन होते हैं। ये आपके एनर्जी यील्ड में यील्ड है ग्लाइकोलिसिस की, तो नेट गेन कितना है आपका, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है। ये स्लाइड हम पहले समझ चुके हैं, इसमें पायरुवेट का फेट दिया हुआ है, डिपेंड करता है कंडीशन एरोबिक है या एनारोबिक है। एरोबिक कंडीशन की बात करें हम, तो यहाँ पे आपके जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और लैक्टेट का प्रोडक्शन हो सकता है। रेगुलेशन की अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 तरीके से आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, सबस्ट्रेट लिमिटेड कर सकते हैं या एंजाइम लिमिटेड कर सकते हैं। और दोनों का ही जो डिपेंड करता है वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन नियर इक्विलिब्रियम है तो जो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी है वो डिसाइड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों ही बराबर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। तो जो सबस्ट्रेट है आपकी एटीपी है या जो भी इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स बने थे पूरे आपके रिएक्शंस में, उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सपोज आप करिए कि आपका पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम की कंसंट्रेशन हाई है ऑलरेडी सेल में, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रन नहीं करेगा। एनर्जी स्टेटस अगर हाई है सेल में तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर ADP की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, NAD की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रन करेगा। तो इस तरह से सबस्ट्रेट के थ्रू हम इसको लिमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर इसकी एक्टिविटी को आप एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो there are 3 steps in the glycolysis that have enzyme which regulate the flux of glycolysis. First is hexokinase, second is phosphofructokinase PFK और third is pyruvate kinase. इन तीनों एंजाइम्स की रेगुलेटरी एक्टिविटी के थ्रू ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, जहाँ पे आपका ATP का जनरेशन हो रहा है। तो ये जो है जिसमें ग्लिसरेल्डिहाइड जो है ये आपका 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को आप आयोडोएसीटेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। देन 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है, यहाँ पे आर्सेनेट प्रोडक्ट जो है, आर्सेनेट जो सब्सटेंस है वो उसको रेगुलेट कर सकता है। इसी तरह से 2-फॉस्फोग्लिसरेट से जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का सिंथेसिस होता है तो फ्लोराइड सब्सटेंस जो है, फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मैकेनिज्म है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पे आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये रिएक्शन जो है इसको आप NAD की अवेलेबिलिटी के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पे NAD जो है ये NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि सेल में NAD की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होंगे सेल में तो ग्लाइकोलिसिस कैसे रन करेगा अगर NAD ही नहीं होगा। ठीक है, NAD की अवेलेबिलिटी दूसरी रिएक्शंस के थ्रू फुलफिल की जाती है, यानी कुछ रिएक्शन साइमल्टेनियसली इस तरह की चल रही होती हैं, एज आई हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन माय फर्स्ट वीडियो, कि आपका कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म प्रोसेस हमेशा एक इक्विलिब्रियम में चलता है, हमेशा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चल रहा होता है। तो अगर आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रन कर रहा है तो आपका NAD प्रेजेंट होना चाहिए उस वक्त, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस चल रही हैं जिससे कि NADH NAD में कन्वर्ट होता है और वो NAD हमें सेल में अवेलेबल होता है। तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं वो इस तरह से रन करते हैं कि आपका NAD भी कंटिन्यूसली बनता रहे ताकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है वो चलता रहे। यहाँ पे आप ये देखिए रिएक्शन,
ठीक है। ये जो मैंने रिएक्शन शो करी हैं जो पैरेलल में है, इथेनॉल फर्मेंटेशन या लैक्टेट का प्रोडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, NADH से NAD का जनरेशन होता है। तो क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस रन कर रहा है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस रन कर रहा है तो NAD आपने यूज़ किया, लैक्टेट के प्रोडक्शन में NAD आपने बना दिया, तो ये रिएक्शंस आपका एक सर्कल में चलती रहती है। इसी तरह से जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, NAD जनरेट होता है, NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के वापस से NAD का प्रोडक्शन करता है, तो ये NAD वापस आपके ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जो है इन्वॉल्व हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है, हमने ठीक है, हमने अभी फीडिंग स्टेज थी हमारी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ तो हमारी बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये भी मैंने पहले बताया था आपको। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आपके सेल्स में अलग अलग है, जैसे कि ब्रेन सेल्स हैं या हेपेटिक सेल्स हैं, अदर एपिथेलियल सेल्स हैं, उसमें जो ब्लड रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा फंक्शन में रहते हैं। तो जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज होता है, ये सेल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज को इनटेक करती हैं, ठीक है, और फिर फटाफट से उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस या जो भी आगे फंक्शंस होने होते हैं वो होते हैं। लेकिन आपकी कुछ सेल्स होती हैं जिसमें कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ हो गया। वो डिपेंड करते हैं कुछ हार्मोन्स पे, लाइक इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा तो वो सेल्स जो है उसको अपटेक करेंगे। तो इसमें आपके मसल सेल्स आती हैं, कार्डिक मसल सेल्स आती हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल सेल्स आती हैं और एडिपोज टिश्यूज आते हैं। ये जो तीनों नाम मैंने लिए हैं ये तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन का लेवल कम होता है, देखिए डायबिटीज़ दो तरह की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर बॉडी में इंसुलिन का लेवल पूरा नहीं है, सिक्रेशन पूरा नहीं है, तो ये सेल्स जो कि ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन सेल्स को, तो ये क्या करती हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सेंस नहीं करती। कितना भी ब्लड में ग्लूकोज होगा, ये बॉडी सेल्स होती हैं बॉडी से ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगी और रिजल्ट क्या निकलता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। So this is the diabetes। तो डायबिटीज़ का जो एक रीज़न है वो है कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रेट आउट नहीं होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को क्या होता है कि आपको इंसुलिन जो है वो बाहर से लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो डायबिटीज़ जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है ये मोस्टली जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनमें होती है या ओल्ड एज में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है, उसमें इंसुलिन से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे फिर दूसरी मैकेनिज्म्स जो होती हैं वो रन करती हैं। सो थैंक यू ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, रेगुलेशन क्या है और रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हमने जाना। थैंक यू सो मच।